एक मामला जिसने मुल्क में एक नया तनाज़ा खड़ा किया। साबिक वज़ीर आज़म की सजा पर सवालात उठाए, इंसाफ की शफाफ मुंतकली पर सवालात खड़े किए, अदलिया की साख पर सवालात उठाए। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल फैसला देने जा रही है। ये मामला जज अरशद मलिक की वीडियो से मुताल्लिक है। इस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या अहकामात जारी करेगी, ये तो फैसले के बाद ही वाज़ेह होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आज जज अरशद मलिक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया गया है। अहम बात यह है कि आज ही वज़ारत कानून ने जज अरशद मलिक की जिम्मेदारियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले की। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। ये अहकामात किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से जारी किए गए, जिसका नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम रजिस्ट्रार ने आज जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जज अरशद मलिक ने जो बातें अपनी प्रेस रिलीज और बयान हल्फी में जाहिर और तस्लीम की, वो बादियुन नज़र में मिसकंडक्ट के ज़मरे में आती हैं और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हैं। इसलिए ये मामला तकाजा करते हैं कि जज अरशद मलिक के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ये फैसला सुनाते हैं कि जज अरशद मलिक को मुअत्तल किया जाता है और कार्रवाई के लिए उन्हें फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के हवाले किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये एक अहम फैसला है, यानी ये बात आला अदलिया की तरफ से तय हो गई है कि जज अरशद मलिक मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। और ये मिसकंडक्ट उस वक्त सामने आया है जब जज अरशद मलिक पाकिस्तानी तारीख के सबसे अहम केसेस की समाअत कर रहे थे और उन केसेस में मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म बतौर मुल्जिम नामजद थे, जिन्हें जज अरशद मलिक ने एक केस में मुजरिम करार दिया। जज अरशद मलिक ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के 2 केसेस की समाअत की, जिसमें अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस शामिल थे। अल अजीज़िया में उन्होंने नवाज शरीफ को सजा दी और फ्लैगशिप में उन्हें बरी किया। लेकिन सवाल यह है कि जब फैसला देने वाले जज मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हों तो इससे इन दोनों केसेस पर, इन दोनों केसेस के फैसलों पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब जज अरशद मलिक वीडियो केस का फैसला आना बाकी है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट इस केस से मुताल्लिक किस सिमत की तरफ जाएगी ये अहम होगा। मगर मामला जो भी हो, 6 जुलाई को जज अरशद मलिक की जो वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, उसका फैसला होना ज़रूरी है, उसका फैसला होना बाकी है। क्योंकि अगर इस वीडियो का फैसला नहीं होगा तो बहुत से अहम मामलात इबहाम का शिकार हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जज अरशद मलिक की 6 जुलाई वाली वीडियो का फैसला हो। क्योंकि जज अरशद मलिक की मुल्तान वाली वीडियो की तो तस्दीक हो गई है, मगर ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि जज अरशद मलिक की मुल्तान वाली वीडियो दिखाकर नून लीग ने उन्हें नवाज शरीफ के हक में फैसला देने के लिए ब्लैकमेल किया, या किसी और ने उस वीडियो के जरिए नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए ब्लैकमेल किया, जो कि नून लीग का दावा है। और वो कोई और कौन है जिसने ये काम किया, ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब आना ज़रूरी है। क्योंकि इस सवाल ने अदलिया की आज़ादी और अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पर सवालात खड़े कर दिए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अब तक उस वीडियो का फोरेंसिक ही नहीं कराया गया, जो इस पूरे केस और 2 मुख्तलिफ इल्ज़ामात का बुनियादी सबूत है। ये सबूत ठीक है या नहीं, इस बुनियादी सवाल का जवाब 47 दिन गुजरने के बावजूद नहीं मिल सका है। 6 जुलाई को मरियम नवाज ये वीडियो सामने लाई। जज अरशद मलिक की वीडियो को दिखाकर नून लीग की तरफ से ये बयानिया कायम किया गया कि जज अरशद मलिक को उनकी मुल्तान वाली वीडियो दिखाकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने के लिए मजबूर किया गया है। ये बातें जज अरशद मलिक इस मुबैना वीडियो में कहते नजर आए, जो मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी कि उनकी एक पुरानी वीडियो उनके सामने रखी गई। मरियम नवाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोहम्मद खुर्शी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक एवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि हुकूमत इस वीडियो का फोरेंसिक कराएगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगले ही दिन यानी 7 जुलाई को इस दावे को दोबारा दोहराया भी गया। आपने एक जज मोहतरम को नहीं, आपने पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी पे उंगलियां उठा दी हैं। वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी, उसके कंटेंट जो है क्या वो टेम्पर्ड है, रियल है, ये आपकी उस फोरेंसिक ऑडिट के बाद सामने आ जाएगा। हम इस कौम से, इस मुल्क के अवाम से कुछ नहीं छुपाएंगे। हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये जो किरदार है मरियम सफदर अवान जो है, इस किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। और तमाम
वो छुपे हुए किरदार पर्दा नशीन जो इसके पस पर्दा साजिश में मुलव्वस रहे उनको बेनकाब करेंगे। यानी हुकूमत ने फैसला किया कि सब कुछ अवाम के सामने रखा जाएगा, वीडियो का फॉरेंसिक कराया जाएगा। मरियम नवाज जो वीडियो दिखा रही हैं जिसमें जज अरशद मलिक एतराफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ के फैसला के खिलाफ फैसला एक दबाव के तहत दिया और फिर अपील के में जो मवाद है उसको डिक्टेट करते नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज ये एस्टैब्लिश कर रही थी कि इससे साजिश बेनकाब हो गई, मगर हुकूमत ने कहा कि असल में साजिश नून लीग ने की है। वीडियो का फॉरेंसिक कराकर इस साजिश को खुलेआम आवाम के सामने रखा जाएगा। मगर एक दिन बाद हुकूमत वीडियो का फॉरेंसिक कराने के अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई और मामला आला अदलिया पर छोड़ दिया। अब जब ये हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैरेटिव दिया तो अपोजिशन की तरफ से ये आवाजें उठी कि ये हुकूमत के उस ऑडिट प्रोसेस पे उनको एतमाद नहीं है। तो आज मीटिंग में ये तय हुआ कि जो आपका रेलेवेंट फोरम है जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जिसपे अपोजिशन को एतमाद हो और जो रिजल्ट सामने आए वो सबके लिए काबिल कबूल हो। ये कहना कि हुकूमत पीछे हट गई है, हुकूमत कल वाला उसका जो मौक़िफ़ है वो बदल गया है, हुकूमत प्रिंसिपली अपने उस फोरेंसिक और वीडियो ऑडिट का जो मौक़िफ़ है उसके खड़ी है। किसके जरिए होना है, कैसे होना है, ये अगली मोडालिटीज है जिसको तय होना है। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो FIA को 3 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने की मोहलत दी गई। 3 हफ्ते गुजरे, FIA अपनी रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और पता चला कि FIA ने अब तक वीडियो का फॉरेंसिक ही नहीं कराया है। अब दिलचस्प बात है कि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि जज के खिलाफ साजिश की, अदलिया के इदारे पर हमला किया। नून लीग ने ये वीडियो दिखाकर वज़ीर आज़म इमरान खान जब अमेरिका गए तो वहाँ पर उन्होंने कैमरों के सामने कहा कि ये साजिश की है एक जज के खिलाफ, उस जज ने जो कि नवाज शरीफ के केसेस सुन रहा था। मगर अदलिया के कहने के बावजूद भी जब तहकीकात की रिपोर्ट FIA ने जमा कराई तो उस वीडियो का फॉरेंसिक ही नहीं कराया। अब दिलचस्प बात यह है कि नून लीग मुतमईन है कि असली वीडियो है, लेकिन फिर भी उसे अदालत लेकर नहीं गई। हुकूमत ने फॉरेंसिक नहीं कराया। नून लीग ने वीडियो को अदालत में ले जाकर नवाज शरीफ के लिए रिलीफ नहीं मांगा, मगर अवामी सतह पर बयानिया ज़रूर बनाया। इस मामले पर जब हमने अपने प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल से पूछा कि अगर नवाज शरीफ के लिए आपको रिलीफ लेना है और सिर्फ सियासत नहीं करनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्यों नहीं गए। पिछली समात में जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सवाल उठाया कि अगर नवाज शरीफ को रिलीफ चाहिए तो फिर किस अदालत के फोरम पर यह मामला उठाया गया है, तो क्या जवाब दिया हसन इकबाल साहब ने? जवाब दिया 2 से 3 दिन में फैसला आ जाएगा, फैसला अदालत ने करना है। बट जो रिमार्क्स हैं उसमें चीफ जस्टिस ने ये ज़रूर कहा कि अगर कोई कानूनी फ़ायदा नवाज शरीफ को चाहिए तो फिर उन्हें अदालत से किसी से रुजू किया उन्होंने या नहीं किया, क्योंकि अदालत से रुजू किया जाएगा, उनके सामने मामला रखा जाएगा तभी रिलीफ मिलेगा। फिर किसी हाई कोर्ट से जाके रुजू करेंगे और अभी तक क्यों नहीं किया नून लीग ने अगर रिलीफ चाहिए था नवाज शरीफ साहब के लिए? ये ट्रायल सारा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुआ है, तो अगर ये इतना बड़ा लैप्स हुआ है तो एक इंसाफ का तकाजा ये था कि सुप्रीम कोर्ट से हम तवक्को रखते हैं कि वो खुद इसका नोटिस लेके इसको रीट्रायल के लिए दोबारा भेज देगी। दूसरी तरफ नून लीग का यह मौक़िफ़ रहा कि हुकूमत ने वीडियो का फॉरेंसिक करा लिया है और उन्हें पता लग गया है कि वीडियो असली है, इसलिए वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। हुकूमत ने इस वीडियो को ऑडिट कराया और उनको ये जब पता चला कि ये वीडियो बिल्कुल हक़ाइक़ पे मबनी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अब यू टर्न ले लेते हैं। उधर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम इसका ऑडिट कराएंगे, हम फलाना करेंगे, ढीका करेंगे। इधर वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब सब चुप करके घर बैठे हुए हैं। यही बात मरियम नवाज ने भी दोहराई, जिनका शॉट ज़ाहिर है हम नहीं चला सकते, मगर बहरहाल नून लीग ये दावा भी करती रही कि उन्होंने खुद इस वीडियो की तस्दीक की है। और जब ये पता लगा है कि वीडियो असली है तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। गुज़िश्ता दिनों नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने हमारे प्रोग्राम में एक सवाल का जवाब देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज ने नून लीग के रहनुमाओं को वीडियो के बारे में 6 जुलाई को इसलिए बताया क्योंकि इससे पहले वो वीडियो की तस्दीक करना चाहती थी। मरियम नवाज ने जो FIA को मौक़िफ़ दिया है अपने बयान में, वो कह रही है कि 10 मार्च को उन्हें नासिर बट ने ये वीडियो दिखाई। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 6 जुलाई को उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इस वीडियो का इल्म हुआ। तो 4 महीने तक सिर्फ मरियम नवाज को पता था, आप में से किसी को नहीं पता था? प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पता चला, वरना आप लोगों को नहीं बताया उन्होंने?
देखिए, वो दोनों बातों में कोई तजाद नहीं है। मरियम साहिबा ने इस बात को कहा था कि उन तक जब ये वीडियो पहुंची तो उन्होंने उस वक्त तक इसका किसी से जिक्र नहीं किया जब उन्होंने उस वक्त तक अपने ज़राए से तस्दीक नहीं कर ली कि ये ऑथेंटिक है और तसल्ली नहीं हो गई। और जब उनको इस बात पे यकीन हो गया कि ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई जालसाजी नहीं है और जो ज़राए हैं वो मुसद्दक़ा हैं, तो फिर उन्होंने पार्टी की लीडरशिप के साथ जुलाई में शेयर की। यानी नून लीग शुरू से मुतमईन थी कि वीडियो असली है, मगर वो रिलीफ हासिल करने अदालत नहीं गई, बल्कि उसने अवामी सतह पर बयानिया बनाया। और उनकी उम्मीद यह है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही हमें इंसाफ दे। दूसरी जानिब हुकूमत को शुरू से इस वीडियो की साख पर शक था। शुरू में उसने वीडियो की फॉरेंसिक कराने की बात की, मगर फिर अचानक अपने इस दावे से पीछे हट गई। फिर कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला करेगी और खुद नोटिस देने के लिए आज़ाद दरख्वास्त गुजारों की जानिब से आईनी दरख्वास्तें दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ दावियों का जायजा लिया और FIA को अहकामात दिए कि वो अपनी तहकीकात 3 हफ्तों में मुकम्मल करे। FIA ने 3 हफ्तों बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की, मगर ये रिपोर्ट सिर्फ बयानात पर मुश्तमिल थी। FIA किसी वाज़े नतीजे पर नहीं पहुंच सकी थी। ना ही FIA ने बुनियादी वीडियो का फॉरेंसिक कराया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। गुज़िश्ता समाअत में इस हवाले से जस्टिस अहमद सईद ने सवाल पूछा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई अरशद मलिक की वीडियो का फॉरेंसिक तज्जिया किया गया। इस पर DG FIA ने जवाब दिया कि वो वीडियो हमारे पास नहीं है। इस जवाब पर जस्टिस अहमद सईद ने रिमार्क्स दिए कि वो वीडियो सिवाय FIA के पूरे पाकिस्तान के पास है। सारा पाकिस्तान और अदालत एक ही सवाल पूछ रही हैं, क्या वो वीडियो ठीक है। इस पर DG FIA ने अदालत को बताया कि इस वीडियो का फॉरेंसिक नहीं हुआ। इस पर जस्टिस अहमद सईद ने रिमार्क्स दिए कि FIA के पास ओरिजिनल वीडियो नहीं है, फिर भी माहिरीन को दिखा तो दिया जाता, कब होगा फॉरेंसिक। 71 सफ़ात की रिपोर्ट बना दी, वीडियो का फॉरेंसिक नहीं कराया। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वीडियो YouTube से ली गई है, इसलिए फॉरेंसिक नहीं हो सका। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि वीडियो मुसद्दिका है या नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जिसकी कोशिश ही नहीं हो रही। पंजाब फॉरेंसिक लैब के पास महारत है, अभी तक तो इस वीडियो पर काम ही नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये देखना होगा कि वीडियो की कॉपी का फॉरेंसिक हो सकता है या नहीं। ये देखना होगा कि YouTube वीडियो का फॉरेंसिक हो सकता है या नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि काबिल एतराज़ वीडियो पर तो जज ने भी एतराफ़ किया है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वो असल साबित कैसे होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर अटॉर्नी जनरल ने वीडियो के फॉरेंसिक कराने की यकीन दहानी करवाई। मगर हमने जब इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह से ये सवाल पूछा था जिस वक्त ये वीडियो आई कि अगर असल वीडियो मौजूद ना हो और उसकी नकल YouTube या कहीं और पर मौजूद हो तो क्या उसका भी फॉरेंसिक हो सकता है, जिस पर उन्होंने कहा कि उसका भी फॉरेंसिक हो सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर फॉरेंसिक एनालिसिस कराना है तो वो इसी तरीके से हो सकती है, लाजमी नहीं है ओरिजिनल डिवाइस हो जिससे रिकॉर्ड किया गया हो, जिससे ऑडियो बनाई वीडियो बनाई वो सब चीज़ें हों। अगर मल्टीपल इस वक्त मौजूद है, YouTube पर मौजूद है या वैसे मीडिया के पास मौजूद है, वो लेके जाएं और फॉरेंसिक एनालिसिस उससे हो जाएंगे आसानी से चंद घंटों में। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ये है कि अगर आपने उसको किसी कोर्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करना है तो फिर वो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट वाले इन्वॉल्व होने चाहिए, या अगर कोई सिविल मैटर है जिसमें आप उस एविडेंस को पेश करना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट जो है वो रेफरल अथॉरिटी बन रही हो। तो अदरवाइज़ तो आप किसी चीज़ का भी जाके एनालिसिस कराना चाहें तो जो कुछ आपके पास है आप करा सकते हैं। शेख फड़ल का ये भी कहना था कि वीडियो के फॉरेंसिक पर कम से कम चंद घंटे और ज़्यादा 3 से 4 दिन लग सकते हैं और उसमें ये काम हो सकता है। 3 हफ्ते में हुकूमत ने जो अदालत को रिपोर्ट जमा कराई उसमें ये फॉरेंसिक नहीं कराया गया। शेख फड़ल साहब क्या करें जरा, ये सब करने के लिए पाकिस्तान में सहूलत मौजूद है कि इसकी तहकीकात की जा सके। ये लैब्स अब हमारे यहाँ मौजूद हैं। जो पंजाब की फोरेंसिक साइंस लैब है वो काफ़ी वेल इक्विप्ड है। इसी तरह जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके पास अपने टेस्टिंग का सिस्टम मौजूद है एंड दे कैन डू इट। और अगर कोई इस पे भी डिस्प्यूट राइज हो जाए तो इवन बाहर से भी कराया जा सकता है। कितनी टाइम में ये फोरेंसिक एनालिसिस हो सकता है जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसके मुताबिक? नहीं, ये कोई ज़्यादा दिन नहीं अब लगते। इसके लिए तो मेरे ख्याल में इवन फ्यू आवर्स भी काफ़ी हैं, लेकिन बहुत अगर डिटेल में जाना हो तो 3-4 दिन लग जाएंगे और क्या।
अब 3-4 दिन तो अपनी जगह, 1 महीना गुजर गया, मगर एफआईए ने वीडियो का फोरेंसिक ही नहीं कराया। अब कल सुप्रीम कोर्ट इस केस का फैसला सुनाने जा रही है। क्या इस फैसले में वीडियो की फोरेंसिक से मुतालिक कुछ अहकामात होंगे, ये देखना होगा, क्योंकि बुनियादी केस और बुनियादी सवाल ही यह है कि जज अरशद मलिक की जाली वीडियो और उनको वो जाली वीडियो दिखाकर जज अरशद मलिक को किसने ब्लैकमेल किया, नून लीग ने या किसी और ने? उसका जवाब नून लीग की तरफ से सामने आने वाली वीडियो के फोरेंसिक से ही पता चल सकता है। अगर वीडियो सही है तो नून लीग का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित होगा। अगर वीडियो जाली है तो उसे तोड़ मरोड़ कर अगर ख़ास मकसद हासिल करने की कोशिश की गई है तो ये मामला नून लीग के खिलाफ जाएगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए वीडियो का फोरेंसिक होना ज़रूरी है, जो अब तक हुकूमत ने नहीं कराया। एफआईए अब भी तहकीकात कर रही है। उन्होंने जज अरशद मलिक को नया सवालनामा भी भेज दिया है, यानी एफआईए की तहकीकात अब तक मुकम्मल नहीं हुई है। मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब फैसला आने वाला है, कल आने वाला है। और नवाज शरीफ अरशद मलिक की तरफ से सुनाई गई सज़ा की वजह से इस वक्त जेल में है। जज के मिसकंडक्ट पर नवाज शरीफ के केसेस पर क्या असर पड़ेगा, कानूनी हवाले से क्या कहता है, इस हवाले से बात करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल नैब प्रोसिक्यूटर इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया। नून लीग ने अपनी सारी तवक्कात ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट से बांधी हुई हैं। वो कहते हैं कि मॉनिटरिंग जज थे तो वही इस केस में अब इंसाफ दें और नवाज शरीफ को रिहा करने का हुक्म दें, जो कुछ जज अरशद मलिक के खिलाफ सामने आ गया है। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को कहा था, एफआईए ने अभी तक फॉरेंसिक नहीं कराया। पहले हुकूमत ने कहा हम खुद कराएंगे, फिर कहा अदालत के ऊपर छोड़ते हैं, अदालत ने कह दिया फिर भी 3 हफ्ते में फॉरेंसिक नहीं कराया। तो कैसे अब फैसला हो जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी अदालती फोरम से रुजू नहीं किया नून लीग ने और हुकूमत ने फॉरेंसिक नहीं कराया, तो क्या तवक्को की जा सकती है फिर? देखें, अदालत के सामने कोई भी चीज़ को अगर आपने साबित करना हो तो वो आप अदालत में एविडेंस टेंडर करते हैं, या अदालत जो है वो तमाम मैटर्स जो अदालत के सामने आ जाते हैं अदालत उनको भी देख सकती है। यहाँ पे ये जो वीडियो का जो इशू है ये इतना ज़बान ज़द-ए-आम हो चुका है कि इसको हम कानूनी इस्तिलाह में यूनिवर्सल टेस्टिमनी कहते हैं। और अगर ये कोई एविडेंस के तौर पे नहीं भी अपील में पेश किया जाता तो ये जिस तरह के पहले एक केस में वो जो वीडियोस थी हमारे लाहौर हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान की, जिससे कि एसजीएस और कोटेकना का केस जो है वो रीट्रायल के में चला गया था, उससे भी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल यहाँ पे हो गई है। और अगर ये फ़ैसला जो है जज अरशद मलिक का इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेंटेन कर भी लेता है तो वो फ़ैसला जो है वो शदीद कंट्रोवर्सी का शिकार रहेगा और उसकी जो वक़्त है वो भुट्टो साहब का जो केस है उससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकेगी। और इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि जहाँ तक जज अरशद मलिक साहब का ताल्लुक़ है उनको तो टोटली डिस्क्रेडिट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए हैं 2 रोज़ पहले उसमें भी उनको टोटली डिस्क्रेडिट कर दिया। और ये बहुत बड़ा ये जुमला था चीफ जस्टिस साहब का कि तमाम जो जज साहिबान हैं सारे मुल्क के, वो सख्त शर्म से वो बहुत ही शर्मिंदा हैं और ये सारा चीज़ देख के, और जजेस की बड़ी बदनामी हुई है। और उसके बाद आज जो रही सही कसर थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरी कर दी, ये कह के कि उन्होंने अपना जो बयान दिया था उन वीडियोस के बारे में, ख़ास तौर पे जो एक नाजेबा वीडियो थी, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक ना सिर्फ कि ये मिसकॉन्डक्ट है बल्कि उन्होंने उनको जब रीपैट्रिएट किया है लाहौर हाई कोर्ट में तो उनकी सस्पेंशन भी साथ कर दी है। तो जज साहब जो हैं अरशद मलिक साहब, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है ख़ास तौर पे, जबकि उन पे ये भी इल्ज़ाम आएगा कि उनकी जो एक्सप्लेनेशन है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक भी प्लॉजिबल नहीं है, तो ऐसा शख्स जो कि सच भी नहीं बोल सकता आम फहम ज़िंदगी में, तो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो किसी किस्म के बग़ैर प्रेशर के ये फ़ैसला उसने दे दिया है और प्रेशर का आंसर भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो फ़ैसला है फाइनली जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके सामने अपील आएगी तो या तो उसमें रीट्रायल ऑर्डर होगा या एक्विटल ऑर्डर होगा। और एक तीसरा भी एक रास्ता होता है, उसमें ये होता है कि वो कहते हैं चूँकि एविडेंस रिकॉर्ड हो गया है लिहाजा इसमें अब कोई नया जज इसी एविडेंस की रोशनी में अब फैसला दे दे। लेकिन उस चीज़ की मुझे तवक्को कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो एविडेंस भी अगर रिकॉर्ड हो और कोर्ट की इंडिपेंडेंस जो है वो इन क्वेश्चन हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि पूरा ट्रायल या तो डिनोवो होना चाहिए और या उसमें कंप्लीट क्लीन एक्विटल होना चाहिए। तो इन हालात में अब ये जो भी आउटकम है अपील का
वो काफ़ी वाज़े नज़र आने लग गया है कि इनकी जो फ़ैसला है अरशद मलिक साहब का, इन हालात में अगर उसको मेंटेन किया गया तो वो एक बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार होगी हमारी जो अदालतें हैं। तो आई एम श्योर कि अदालतें जो हैं इस वक्त ज़रूरी है उनके लिए कि वो भी अपनी साख को बरकरार रखते हुए ऐसा फ़ैसला दें जिससे कि इंसाफ होता हुआ भी नज़र आए। मगर साथ में ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत तो उस वक्त ये कह रही थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नून लीग ने जज के खिलाफ साजिश की है और इदारे पर हमला किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट के अपने रिमार्क्स हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का फैसला हो, वो जज अरशद मलिक पर सवाल उठा रहे हैं, उनके कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे रहे हैं। साथ ही सारे इदारे की बदनामी का बाइस भी सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में कहा गया जज अरशद मलिक को, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत उनका दिफा कर रही थी। तो एक ऐसे जज की तरफ से सिर्फ ये एक केस इन पॉइंट जो नवाज शरीफ का है उस पर सवाल उठेगा, जो बाकी फैसले किए उन्होंने, बाकी केसेस वो सुन रहे थे, उन सब पर सवाल उठेगा उनकी तरफ से? इस केस में तो खसूसी तौर पे सवाल उठा है ना जी कि उसमें जो सेकंड वीडियो है जिसका कि अभी आपस में वो कहा जा रहा है कि वीडियो अलहदा है, ऑडियो अलहदा है और कुछ सब टाइटल्स भी हैं, वो सारी चीज़ को देखते हुए उसको यकजा किया गया है और उसके फोरेंसिक की भी बात हो रही है। लेकिन वो चूँकि स्पेसिफिकली इस केस से मुतालिक है और वहाँ पे इस तरह के भी जुमले मिल रहे हैं जहाँ पे कि वो कह रहे हैं कि हम तो वही हम मुख्तलिफ साज हमारे पास होते हैं और उन साज़ों से आवाज़ हम वही निकालते हैं जो कि कुछ लोग चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसको ये बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार किया है इन्होंने इस तरह की बातें करके। तो लिहाजा इसमें डेफिनेटली इंसाफ का तकाजा मैं समझता हूँ यही होगा कि ये फ़ैसला जो है इसका मेंटेन होना मुझे मुश्किल लग रहा है जी। बहुत शुक्रिया। इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। कल बड़ा अहम दिन है, जुमे का दिन है और फैसला इस केस के हवाले से आना है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर पर बात करेंगे। शहरी हुकूमत, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत, ये सब कराची से कचरा उठाने के दावे कर रहे हैं, मगर मसला जूं का तूं बरकरार है, कचरा उठ नहीं रहा है। मगर इन हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स एक दूसरे पर कचरा ना उठाने, ताउन ना करने, कचरा फैलाने के इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कराची से कचरा उठाना कोई रॉकेट साइंस है या फिर मिशन इम्पॉसिबल है। ऐसा तासुर उभर रहा है कि यह नामुमकिन काम है, क्योंकि सब मिलकर भी कराची का कचरा नहीं उठा पा रहे हैं। साफ लग रहा है कि सफाई मुहिम के नाम पर ड्रामेबाजी हो रही है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, क्रेडिट की लड़ाई है, मगर इस सब में कराची के अवाम पिस रहे हैं। पहले भी पिस रहे थे और इस मुहिम के ऐलान के बाद भी पिस रहे हैं और आपस में क्रेडिट की जंग जारी है। कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, किसको मीडिया स्पेस ज़्यादा मिल रहा है, किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा बातें हों, किसको ज़्यादा अदाकार सपोर्ट कर रहे हैं, इसी पर सब कुछ हो रहा है। कराची साफ नहीं हो रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एक जगह से कचरा उठाकर दूसरी जगह डाल दिया जाता है, यानी कचरा यहाँ से वहाँ घूम रहा है, ठिकाने नहीं लग रहा है। कचरा ना उठने की वजह से बदबू है, जरासीम की वजह से वबाई बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मगर फिर भी सियासत हो रही है। आलमी इदारे बार बार खबरदार कर चुके हैं कि कराची की यही सूरत हाल बरकरार रही तो ये शहर रहने के काबिल नहीं रहेगा। मगर इस वक्त वफाकी हुकूमत में शामिल तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि सिंध हुकूमत ना खुद काम करती है और ना करने देती है। वो कराची से कचरा उठाना चाह रहे हैं, मगर सिंध हुकूमत रुकावटें खड़ी कर रही है। सिंध हुकूमत का कहना है कि सिर्फ दिखाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ कचरा उठाने के बजाय कचरा फैला रही है। कचरा लैंडफिल साइट पर ठिकाने लगाने के बजाय शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जमा किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम बार बार एक दूसरे पर लगता रहा। ये इल्ज़ाम पहले सईद गनी साहब ने अली जैदी साहब पर और तहरीक इंसाफ की कैंपेन पर लगाया कि ये कचरा नालों से निकालते हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फेंक देते हैं। अली जैदी साहब ने जवाब दिया कि हम वहीं कचरा फेंक रहे हैं जो जगह है सिंध हुकूमत की तरफ से बताई गई थी। हमने नहीं कहा गया था कि लैंडफिल साइट पर कचरा फेंकना है, ना हमने कहा था, बल्कि गार्बेज ट्रांसफ़र साइट्स हैं जो कि सिंध हुकूमत की हैं, हम वहीं कचरा फेंक रहे हैं। जिसके बाद सिंध हुकूमत ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, अली जैदी साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो अली जैदी साहब ने इस बात को रिकॉर्ड पर लाने के लिए सिंध हुकूमत को खत लिखा। गार्बेज जीटीएस से लेके जाना लैंडफिल तक जिम्मेदारी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, इनकी नहीं है। ये तो साथ हैं, ऑफिशियली आइडेंटिफाई करके बता दें
कि भाई कौन कौन सी GTS साइट्स हैं जहाँ पे हम कचरा डाल सकते हैं, क्योंकि आपके एक वजीर हैं वो जो पहले जिनको हटा दिया गया है क्योंकि शायद वो काम नहीं कर रहे थे, उनको हटा दिया गया है, वो बार बार ट्वीटें कर रहे हैं उल्टी सीधी कि यहाँ डाल दिया वहाँ डाल दिया। भाई ये साइट्स आपकी आइडेंटिफाई की हुई हैं, अब आप हमें लिख के दे दें डेजिग्नेटेड कचरा कुंडियाँ के भाई ये कचरा कुंडी है, वो भी आप बता दें कि भाई ये कचरा कुंडी है और सेक्शन 144 इम्पोज करके जो कचरा या कोई नाले में डाले या कोई कचरा कुंडी के बाहर डाले उसके ऊपर आप फाइन लगाएं बड़ा हैवी। कैंटोनमेंट्स और सोसाइटीज़ उनसे उनको आप इंस्ट्रक्ट करें कि वो जो कचरा उठाते हैं वो डायरेक्ट लैंडफिल साइट में लेके जाएं। आज मैंने लिख के जो कि कंसर्न मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब उनसे दरख्वास्त कर दी है, इससे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब ये सारी की सारी बातें उनकी तरफ से की गई। उसी दिन नासिर हुसैन शाह साहब हमारे प्रोग्राम में आए तो हमने उनसे पूछा कि भाई अली ज़ैदी साहब सही कह रहे हैं या सईद गनी साहब सही कह रहे हैं। तो नासिर हुसैन शाह साहब जैसा उनका मिजाज है, नरम मिजाज में उन्होंने कहा कि हम तारीफ़ करते हैं अली ज़ैदी साहब जो एफर्ट कर रहे हैं, मगर अली ज़ैदी साहब ने खुद ने कहा था कि वो कचरा लैंडफिल साइट पर फेंकेंगे। फिर अली ज़ैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि नहीं, हम तो वहीं कचरा फेंक रहे हैं जहाँ पर सिंध हुकूमत ने कहा था, जो कि गार्बेज ट्रांसफ़र साइट्स GTS साइट्स उनकी तरफ से बताई गई हैं। फिर आज जब एक वीडियो सामने आई, हामिद मीर साहब ने इस पर एक तफसीली ट्रांसमिशन की थी, कराची की कचरा साफ़ करने पर बात हुई थी, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद थे। तो अली ज़ैदी साहब ने कचरा फेंकने की कहाँ पर बात की थी सईद गनी साहब से, वो ज़रा देखिए। हम तो इस वक्त जो है वो 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें काम कर रहे हैं। अब जो बैकलॉग है कचरे का ज़्यादा वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, कुरंगी में, और सेंट्रल से तो काफ़ी सारा क्लियर कर भी लिया, लेकिन कुरंगी और वेस्ट में कहीं अभी भी है। तो अब ये तो प्लान के हिसाब से कहाँ मजीद हमारी मदद चाहते हैं, हम तो वो करने को तैयार हैं। तो कचरा उठेगा सईद भाई वो जाके लैंडफिल में डालने में तो आपको कोई इतराज नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। लैंडफिल साइड को कह दिया है हमने, उनको हमने कह दिया है पहले से। थैंक यू कह रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, पहले से कह दिया है। देखें इनकी बात मिला के थैंक यू करें। थैंक यू वो भाई कोई हमारा भी शहर है, सिर्फ इनका बहुत अच्छी बात हुई है जी, एक अच्छी बात हुई है, उन्होंने एक बात की है, उन्होंने थैंक यू किया है। पहले ही मुझे जब फोन किया था MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कि जी वो कचरा जो है वो यहाँ लाएंगे, मैंने कहा जी लाएं तो बहुत वेलकम, उनको बिल्कुल इजाज़त तो नहीं चाहिए, क्यों नहीं होगी। अब बेचारे कचरा अगर निकाल लेकर कहाँ जाएंगे, ये तो जगहें तो 2 ही हैं शहर में ना, तो उनको वहाँ लेके जाना है, बिल्कुल लेके जाए। लैंडफिल साइट का कहा था अली ज़ैदी साहब ने कि वहाँ जाके कचरा फेंके तो आपको एतराज़ तो नहीं है, तो सईद गनी साहब ने कहा बिल्कुल नहीं है, और हमने वहाँ पर कह भी दिया है। बाद में कचरा लैंडफिल साइट की जगह पर मुख्तलिफ मकामात पर फेंका गया तो सईद गनी साहब ने शोर मचाया, जिस पर अली ज़ैदी साहब ने कहा कि नहीं, हमारी तो बात ही हुई थी, जहाँ से हुकूमत ने कहा था हम वहीं फेंक रहे हैं। ये वीडियो कुछ और बता रही है, मगर इस सब लड़ाई के बीच शहरी हुकूमत की बात की जाए तो वो बस तमाशा देख रही है, वफाकी हुकूमत के साथ है, सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है और ये कह रही है कि उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। होना ये चाहिए था कि तीनों स्टेक होल्डर्स आपस में मिलकर काम करते, जिम्मेदारियां बांटते, एक दूसरे के साथ ताउन करते, तो कराची का कचरा चंद दिनों में साफ़ हो जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ है। कराची का मवाजना किसी दूसरे मुल्क के शहर से दूर की बात है, लाहौर से भी नहीं किया जा सकता। लाहौर में कचरा उठाने का एक सिस्टम मौजूद है, वहाँ कचरे की शिकायत इस तरह नहीं है जिस तरीके से कराची में है। लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो 2010 में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कायम की। इस कंपनी ने लाहौर में कचरा उठाने के लिए 2 तुर्किश कंपनियों के खदमात हासिल की हुई हैं, जो रोज़ाना 6000 टन कचरा उठाती हैं। यानी कराची से तकरीबन आधा कचरा लाहौर में रोज़ाना पैदा होता है, 24 घंटे के अंदर रोज़ाना उठा लिया जाता है। इस कंपनी का एक हेल्पलाइन नंबर भी मौजूद है। लाहौर में ये कंपनी कैसे काम करती है, इस हवाले से हम बात करेंगे लाहौर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के MD अजमल भट्टी से। अजमल भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। अजमल भट्टी साहब, 2010 में ज़ाहिर मसला जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी, क्या उस वक्त मसाइल थे और क्या वो एड्रेस हुए लाहौर के कचरे के? देखिए, जो वेस्ट मैनेजमेंट की साइंस है उसके मुताबिक वेस्ट को कूड़े को उठा के कूड़े को कहीं डंप करके छोड़ देना, फेंक देना कोई सल्यूशन नहीं है। इसके लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि आपने कूड़े को सबसे पहले तो कम से कम जनरेट करना है, उसके बाद आपने रिसाइकल करना है। हम अब इस वक्त अभी इवन लाहौर में भी हम बेसिक लेवल के ऊपर हैं, लेकिन एटलीस्ट हमने अपने जो वेस्ट कलेक्शन के मेथड्स हैं उनको अच्छा और एफिशिएंट बना के हमने इसको इंश्योर किया हुआ है। साथ साथ हम जो कूड़ा उठाते हैं उसको हम और में कंपोस्ट बना के उसको एक नामियाती खाद में तब्दील करके उसका भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ RDF बना के हम जो है कंबस्टेबल मटेरियल हम कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को भी देते हैं ताकि इसका रिसाइकल होकर रीयूज़ भी हो सके।
तो जिस तरह आपने पूछा कि जी क्या इसका सलूशन है, तो अगर हम इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के ऊपर जाएं और अच्छे अपने एफिशिएंट सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर लाहौर मैनेज हो सकता है तो कराची भी मैनेज होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। कराची भी बिल्कुल इस तरीके से मैनेज हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं हो सकता है, मगर कराची में तो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स आपस में क्रेडिट की जंग में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लाहौर में किस तरीके से मुमकिन होता है कचरा उठाना, उसके बाद उसको डंप करना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है? जी देखिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तहत लाहौर में बड़ा एक डिटेल्ड प्लान है वेस्ट कलेक्शन का। हमारे यहाँ लाहौर में 274 यूनियन काउंसिल्स हैं, जिनमें से 22 रूरल यूनियन काउंसिल जो हैं वो रूरल हैं, और बाकी मानदा जो हैं उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट किया हुआ है। उनके साथ हमारा मुआहदा है, वो हमारे बिहाफ पे काम करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना है कि लाहौर में जो वेस्ट कलेक्शन का मैकेनिज़्म है वो डोर टू डोर है और कंटेनर बेस्ड है। हमारे जो वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्ट करते हैं, और साथ में ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कंटेनर्स हमने काफ़ी तादाद में रखवाए हुए हैं वहाँ से वेस्ट हमारे पास आता है। तो वहाँ से ये फ़र्स्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्स है। यहाँ से वेस्ट हम उठा के अपने ट्रांसफ़र स्टेशंस जो कि शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमने बनाए हुए हैं, वहाँ से कूड़ा ट्रांसफ़र स्टेशंस में आता है, और इसकी एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने के लिए ट्रांसफ़र स्टेशन से बड़े हमारे जो ट्रेलर्स हैं वहाँ से कूड़ा हमारे यहाँ लखोडेर लैंडफिल साइट के ऊपर हम डंप करते हैं। तो ये एक 24 आवर्स का ऑपरेशन है जो कि चलता रहता है। जैसे जैसे कूड़ा आपके इल्म में है कि एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है इसका पैदा होना, और इसकी सफाई भी साथ साथ हमने कॉन्टीन्यूस रखी हुई है ताकि लाहौर शहर को हम हर वक्त साफ़ रख सकें। अब मगर बड़ा शहर है, ज़ाहिर है 6000 टन कोई कम कचरा नहीं है, तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे होती है कि इदारे सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कचरा उठ रहा है, और ये सारा का सारा प्रोसेस पूरा रोज़ाना 24 घंटे में फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैसे करती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी गवर्नमेंट के लेवल पर मॉनिटरिंग। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो ऑपरेशन है हमारा, उसमें मोर देन 1000 व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं, और 8500 से ज़ायद हमारे जो फील्ड के सैनिटरी वर्कर्स हैं वो इसमें काम करते हैं। तो उनकी इस इतने बड़े ऑपरेशन को जो है हर वक्त लाहौर को साफ़ रखने के लिए उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। हमने इस मॉनिटरिंग के लिए जो है अपना लाहौर को 27 जोन्स में तकसीम किया हुआ है, और हर जोन के नीचे जो है वो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स काम करते हैं, और वो वर्कर्स को अब उनकी बीट्स जो उनको एलोकेटेड हैं उन बीट्स में उनको मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि ये कहीं पे भी अगर वेस्ट एक्यूमुलेट होता है तो वो फ़ौरन रिपोर्ट हो, और एक हमारा विसल ब्लोइंग सिस्टम के तहत उसको वहाँ से पिक करके हमारे ट्रांसफ़र स्टेशंस पे लाया जाता है, और ताकि उसको हम लखोडेर साइड पे जाके डंप कर सकें। अब ये काम आप लाहौर में कर रहे हैं, 6000 टन वहाँ पर कचरा होता है, कराची में तकरीबन डबल है, 12000 टन से ज़्यादा है, और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जैसे हम कह रहे हैं दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर बुनियादी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। तहरीक इंसाफ पर वो कुछ भी इल्ज़ाम लगाएं, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, और वो ये काम नहीं कर रहे। क्या मुश्किल है 12000 टन को कराची को मैनेज करना? कराची के डायनामिक्स को जब आप लाहौर से देखते हैं तो यह कराची में भी मुमकिन है, मैनेज हो सकता है? जी देखिए, इसके लिए ये रेलेवेंट बात है कि कहाँ पे कितना कचरा जनरेट हो रहा है। दुनिया में बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कराची जैसे शहर के लिए शहर जितना वेस्ट जो जनरेट होता है। असल में हमें ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसके लिए सिस्टम्स डिफ़ाइन करें। जिस तरह लाहौर में भी कोई ये बहुत कोई छोटा चैलेंज नहीं था, इसको हमने बाय इंट्रोड्यूसिंग अच्छे सिस्टम्स और एक पूरी वेल मैनेज टीम के ज़रिए हमने इसको मैनेज किया है, और अभी ये देखें ये वर्किंग हालत में है। दुनिया के अगर मुख्तलिफ शहरों से हम कंपेयर करें तो लाहौर में जो आपने बजट के ऊपर बात की, लाहौर का हम उनसे काफ़ी कम इस्तेमाल करके इस सारी चीज़ को हम मैनेज कर रहे हैं। दूसरा ये कि अभी लाहौर की ही एग्ज़ाम्पल को लेके कराची में भी ऐसे सिस्टम्स और ऐसे कंडूट्स डेवलप हो सकते हैं कि कराची भी अपने शुरू के दिनों की तरह दोबारा से साफ़ सुथरा हो जाए। सब और फिर अभी बकरीद थी, और ज़ाहिर शहरियों की अपनी भी जिम्मेदारी है। जो बकरीद पे आलाइशें और जो गंद है उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, शहर का शहर गंदा हुआ है। कोई और जो इस्लामी ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उसमें इस तरीके से लोग नहीं करते जिस तरीके से कराची शहर में सब कुछ हुआ है। लाहौर में इसकी किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं आप?
बकरा ईद जो है जी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए और लाहौर के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारा ऑपरेशन था बकरा ईद के ऊपर, ये रिकॉर्ड 60 घंटे के अंदर हमने 54,000 टन से ज़ायद आलाइशें इकट्ठी की और उनको हमने साइंटिफिक अंदाज में डंप साइट्स के ऊपर हमने जाके तल्फ किया। जो प्रोसेस में हमने एम्प्लॉय किया वो ये था कि हमने इसकी तैयारी 1 महीना पहले शुरू कर दी थी। हमारे पास जैसे मैं आपको बताया कि 274 यूसीज़ हैं और उन 274 यूसीज़ में हमने अवेयरनेस फैलाने के लिए 296 अपने कैंप्स लगाए थे। उन कैंप्स का ये मकसद था कि लोगों को आगाह किया जा सके कि जितनी देर आप इन आलाइशों को रिटेन करेंगे और अगर हमारे वर्कर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ताफुन फैलेगा और लाहौर शहर की खूबसूरती मान पड़ेगी। ऑपरेशंस को मज़ीद हमने इफ़ेक्टिव बनाने के लिए पूरे लाहौर में 121 कलेक्शन सेंटर्स लगाए थे, जिसका काम ये था कि गली मोहल्लों से हमारी छोटी गाड़ियाँ जो है आलाइशें निकाल के फ़ौरन कलेक्शन पॉइंट्स तक लाती थी, जहाँ से बड़ी गाड़ियों के थ्रू हमने इनको डंपिंग साइट्स पे तल्फ़ किया। यहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि डंपिंग साइट्स का ऑपरेशन जो है वो बड़ा इस पूरे प्रोसेस में बड़ा अहम है। पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा हमने पिछले साल हमारे पास 3 डंपिंग साइट्स थी, इस दफ़ा हमने नॉर्थ और साउथ को कैटर करने के लिए 5 डंपिंग साइट्स बनाई और उन डंपिंग साइट्स बनाने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गए और हमने ये काम बहुत जल्द कर दिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद बिल भट्टी साहब मौजूद थे, लाहौर में कह रहे हैं कि ये काम हो रहा है। 2010 में ये इदारा बना, 10 साल शहबाज शरीफ की हुकूमत रही, वो चले गए, इदारा बन गया था तो अब भी काम कर रहा है। 12वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को कराची में, सिंध में, मगर कोई इदारा बनाया नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट ज़रूर मौजूद है मगर वो काम करता नहीं है, तो हुकूमत इनकी चले जा रही है मगर कराची में कचरा साफ़ नहीं हो रहा है और ये प्रॉब्लम मौजूद है। नासिर हुसैन शाह साहब को हमने दावत दी थी, वो एक अवामी इज्तिमा में मौजूद है, मैं ज्वाइन नहीं कर सके, वरना उससे हम पूछते कि जब लाहौर में ये हो रहा है तो कराची में क्यों नहीं हो सकता, जबकि अजमल भट्टी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल हो सकता है। कराची जितना कचरा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है और रोज़ाना 24 घंटे में वो साफ़ होता है, रिसाइकिल होता है, मगर कराची में ये काम नहीं हो रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और खबर पर बात करेंगे। चार ट्रेडिंग सेशंस और स्टॉक मार्केट में 3000 पॉइंट्स से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है। आज भी 910 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट तेज़ी से आगे बढ़ रही है, नीचे के पॉइंट्स देखकर उसमें तेज़ी से रिकवरी आई है। क्या मईशत के नंबर्स बेहतर आना इसकी वजह है? मनी मार्केट से भी सिग्नल्स आ रहे हैं कि जो शरह सूद है वो अब पीक आउट कर गई है। ये बात गवर्नर स्टेट बैंक ने भी पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में कही थी। अब ऐसा लग रहा है जो हालिया ऑक्शन हुआ कि अब इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट में भी अच्छा रुझान है। मोहम्मद सुहेल साहब माहिर मईशत सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो साहब बहुत शुक्रिया। क्या वजह है मुसलसल जो स्टॉक मार्केट में तेज़ी है? नीचे बहुत चली गई थी मार्केट, मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे या खबरें अच्छी आ रही हैं? क्या वजह है? पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गिर गई थी, जिसको हम कहते हैं कि ओवर रिएक्शन हो गया था। वॉल्यूम्स बिल्कुल कम थे और ये फियर था कि जो म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग है वो चलती रहेगी। और आपने जिस तरह कहा कि जो वैल्यूएशन के नंबर को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे, मैं आपको बताऊं जो नंबर्स हो गए थे प्राइस अर्निंग और डिविडेंड यील्ड के, वो 2008 की क्राइसिस जैसे हो गए थे। हालांकि उस तरह का क्राइसिस मार्केट में था नहीं, इकोनॉमी भी हालात ख़राब है मगर इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे। तो मेरे ख्याल में एक शार्प रिकवरी तो एक्सपेक्टेड थी, मगर उसका सबब जो बनी, आई थिंक मेरे ख्याल में प्राइमरी रीज़न बना उसका कि जो SCCP में ऊपर सतह पे जो तब्दीलियाँ हुई हैं, उसके बाद जो SCCP की जो न्यू टीम थी उन्होंने फ़ौरन ही चार्ज संभालते हुए मार्केट पार्टिसिपेंट से मुलाकात करनी शुरू की और मार्केट्स में जो इश्यूज़ थे, ख़ास तौर से जो वॉल्यूम रिलेटेड इशू थे, उसकी तरफ बात करनी शुरू की। तो एक फील गुड फैक्टर हुआ कि शायद उम्मीद की जा रही है कि वो जो मसले मसाइल थे वो शायद रिजॉल्व हों, जिससे मार्केट में डेप्थ आए, क्योंकि मार्केट जो गिर रही थी इसी वजह से गिर रही थी कि मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर था। तो ये फील गुड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने प्ले रोल किया। इसके अलावा जो इकोनॉमी के साइड पे जो बदस्तूर नेगेटिव खबरें आ रही थी, उसमें से एक मेजर जो खबर आई है करंट अकाउंट की, जो 70-75% गिर गया है। और इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थी वो PIB का कल का ऑक्शन था कि तवक्कुआत के बरक्स कोई 1000 अरब से ज़्यादा लोगों ने अमाउंट की पार्टिसिपेशन की
और जो तकरीबन 500 अरब जो सेंट्रल बैंक ने अप्रूव किए उसमें यील्ड 30 से 40 बेसिस पॉइंट प्राइमरी मार्केट में गिर गई, और आज सुबह जब उसकी सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग हुई तो वो मज़ीद गिर गई। मतलब ये है कि 5 साल 10 साल का जो बॉन्ड था जो कोई 13.60-70 पे था कुछ महीने पहले, वो 12.80-90 पे आ गया। तो आई थिंक ये इकोनॉमी के जो दो न्यूज़ थी और जो ये SCCB का प्रोएक्टिव रोल जो था, मेरे ख्याल में उसने कॉन्फिडेंस को काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से ये जो 4 दिन में 11% की बढ़ाव हमने देखा है ये बहुत ही एबनॉर्मल है और बहुत ही कम इतनी शार्प रिकवरी देखी जाती है। साथ में बताइएगा कि अब जो नज़र आ रहा है कि एक्सटर्नल अकाउंट में भी नंबर्स बेहतर हुए हैं, मगर वो इंपोर्ट्स के कर्टेल होने की वजह से, ना कि एक्सपोर्ट्स के बढ़ने की वजह से हैं। तो इस वक्त जो चैलेंज है मईशत के लिए, उसमें ये कहा जा सकता है कि मईशत अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, या ये कहा जा सकता है कि मस्बत अब बेहतरी, मईशत अब बेहतरी की तरफ बढ़ रही है? नहीं, स्टेबिलिटी कहेंगे, मैं इसको बेहतरी तो नहीं कहूँगा या ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये स्टेबिलिटी ज़रूर है। मगर जिस तरह आपने कहा, लोगों को जो सेंट्रल बैंक गवर्नर साहब कहते आ रहे थे और जो उनका मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट था उसमें शायद कुछ डाउट था, ख़ास तौर से बैंकर्स को। उनका ये कहना था कि शायद इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा शूट कर जाए और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े। मगर जो दुनिया में रिसेशन आया है और जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेज़ गिर रही हैं और दुनिया भर में जो यील्ड्स हैं जो नेगेटिव हो गई हैं, तो आई थिंक बैंकर्स ने भी अपना व्यू चेंज किया है, जिसका इशारा हमने देखा कि कल जो पार्टिसिपेशन हुई है। तो आई थिंक वो जो सेंट्रल बैंक की जो बात थी, अब मार्केट उसको एक्सेप्ट करने लगी है। दूसरी जानिब मैं अभी भी कहूँगा कि हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट तो गिर गया है जो एक बहुत अच्छा सिग्नल है, मगर हमारे रिजर्व्स अभी भी एडिक्वेट नहीं है। अभी भी रिजर्व्स 8-8.5 बिलियन डॉलर हैं, जिसको इन हालात में कम से कम कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के लिए 11-12 बिलियन डॉलर होना चाहिए। और दूसरी जानिब जो रेवेन्यू कलेक्शन है, ऑल्दो वो काफ़ी बेहतर ज़रूर होगा, मगर जो टारगेट है उससे बहुत ही अभी भी दूर है। और ये जो फिस्कल साइड का चैलेंज है और रिज़र्व बढ़ाने का चैलेंज है, ये मेरे ख्याल में रहेगा। तो हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और वो पार्टिसिपेंट जो समझ रहे थे कि शायद ये स्टेबिलिटी की राह जो है वो ज़रा दुश्वार हो, अब लग रहा है कि शायद इतनी ज़्यादा दुश्वार नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि मईशत में और बेहतरी आए। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।